हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के लिए घटना चक्र से इतिहास पार्ट को, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को देख रहे हैं। इसके पहले हम 280 प्रश्न तक कर चुके हैं और भूगोल और जो पॉलिटी के पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट बन गई, जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, अगर हम स्लो पढ़ा रहे हो तो स्पीड तेज़ कर लिया करिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147 सीटें थी। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 171 थी, 71 थी। पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 80% की वृद्धि की गई। पूना समझौता का उद्देश्य था, तो पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित रखी गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णयों में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत जनरल यानी पेप अखबार भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था बनाई थी। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी समिति 1937 ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत यानी तब के उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसको ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि यह एक ऐसी कार है जो इंजन रहित ब्रेक है, जिसके इंजन रहित ब्रेक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 अधिनियम को। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने एक कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं। वे वर्ष 1947-1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे यानी जवाहरलाल नेहरू पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। जुलाई 1947 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से इसमें से स्वामी शाहजानंद राय भी जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे। इसका मतलब ऑप्शन ई एक से अधिक सही है। इसके विस्तार देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा के विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, यह 1936 में किया गया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में कि इस किसान आंदोलन की अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद थे और इसके महासचिव एन.जी. रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने किया था। तो फैजपुर में दूसरे सत्र की किसान सत्र की स्थापना किसान समिति की अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को, दूसरा एन.जी. रंगा को। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 मृत्यु के कुछ समय पहले सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए अपनी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनालाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर में अधिवेशन में हुआ था। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ट्रेड यूनियन किसान के क्रांतिकारी चरण का समय था, यह 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन का आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय 1936 से 1939 तक था। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। वह वर्ष कौन सा था? तो वह वर्ष 1934 था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी से थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई थी। संस्थापक आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। तो देखिए, इस सदस्यों का नाम भी पूछ देता, चाहे ऑप्शन दे देता, उसमें पूछ लेता कौन नहीं थे। तो इन सदस्यों के नाम को याद किए रहिए। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं।
जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया। इसको याद किए रहिए। देखिए, संपूर्ण क्रांति से संबंधित है, राजनीतिक उठापटक के समय था उस समय। 1958 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। 12 अप्रैल 1946 को लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन हुए थे? 1938 में सुभाष चंद्र बोस हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में अब फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद जीत लिए थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह इस्तीफा देने का कारण यह था कि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी खड़ा किए थे, जिसको हराकर सुभाष चंद्र जीते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी हो गए, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका 1935 का अधिनियम। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये प्रतिशत नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है जिन प्रदेश का नाम, तो प्रतिशत नहीं याद करने की जरूरत है, प्रदेश याद कर लीजिए। कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। ये एक स्रोत है, अयोध्या सिंह की पुस्तक, अयोध्या सिंह उपाध्याय की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन 1937 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारना तथा सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार
भारतीय रियासतों के पास थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940 से 45 तक था। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो यह रहमत अली ने लिखा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। ये बार बार पूछता पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो इसमें पाकिस्तान का नाम का फुल फॉर्म दिया है, तो पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर, एस से सिंध, तान से बलूचिस्तान। रहमत अली। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नाम तो रहमत अली ने दिया था, लेकिन नेतृत्व अलग करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान की हाल यह है कि कटोरा आ गया हाथ में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो 1940 में। तो पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं आप लोग। इसके विस्तार देख लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो वैयक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे ने आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ये बार बार पूछता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व यानी सबका, उदय उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इट इज पोस्ट डेटेड चेक। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया। भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942 में, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रस्ताव के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जोर दिया कि यह एक ऐसा चेक है, ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है।
ऐसा बैंक या एक ऐसा बैंक जो टूट रहा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसी ने नहीं कर पाया क्योंकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जितने बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया था। इसका विस्तार देते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में ही अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम नहीं कह सकते, लेकिन यही इसी के बाद स्वतंत्र हो गया था हमारा देश। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। इसको विस्तार से देखते हैं। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजियों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया है। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। करो या मरो का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए इसके विस्तार क्या देखें, विस्तार तो वही है चीज़। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीवीके पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी आदि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो 1942 कांग्रेस की अध्यक्षता जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। घटनाओं के क्रम में देकर प्रधानमंत्रियों के नाम पूछ लेता है इंग्लैंड के बारे में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में। इसके विस्तार देखने की जरूरत है नहीं, देख चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार और यूपी में। बिहार, यूपी, मद्रास। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी यानी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूरी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में। ये पूछता है प्रश्न। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया। गांधी जी, सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में पैलेस में नज़रबंद कर रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों
नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर प्रताप सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना यानी बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर रखा गया। 7 अगस्त 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल को ये हजारीबाग जेल में दोनों लोग बंद थे, योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण, तो वहाँ से भाग गए थे। इसके विस्तार देखते हैं। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए। तो इसमें जयप्रकाश नारायण नहीं गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तार होने वाले में योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हो गए। जयप्रकाश नारायण तो नेपाल चले गए थे, वहाँ एक संगठन गठित करके क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अनुसार जयप्रकाश नारायण, इनके साथ योगेंद्र शुक्ल थे, ऑप्शन में है नहीं। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था उसमें थे शिव कुमार और रामानंद। विस्तार देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार, रामानंद को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था। यहीं पे योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया, लेकिन वो दोनों भाग गए। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन चक्र से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए, रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेलवे सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास, बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ये सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्रिप्स मिशन 1940 में आया था। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, 40 में नहीं। 40 में तो अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो मार्च और अगस्त, देखिए मंथ का बहुत डिफरेंस है। ऐसा प्रश्न पूछा है, एकदम नियरेस्ट ऑप्शन दिया है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। दिए गए घटनाओं के संदर्भ में सर्वप्रथम स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था। कथन और कारण वाले सवाल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता में देरी होगी। ये तो सत्य है कि मतलब वो इससे अलग रखा था 1942 के आंदोलन, लेकिन इसके कारण ये नहीं छोड़े थे देरी कारण। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, ये सत्य है, आर गलत है। सी देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पृथक रहा।
वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। यह गजब संगठन था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1942 में हुई। मार्च 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के बाद जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम यहीं तक रहने देते हैं। 330 प्रश्न तक पूरा हो गया है। इसके आगे अगले वीडियो में चलेंगे। वीडियो जल्दी ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।